Hello students, we will take forward our journey for the structure of atom. Structure of atom हम डिस्कस कर रहे थे, हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. So many attempts were done to look into the atom and look for subatomic particles. So जो सबसे पहले हमने देखा था थॉमसन साहब का मॉडल था. It was pretty simple, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से दो चीज़ों की बात की गई थी. तो जैसे एक प्लम पुडिंग मॉडल इसको बोल सकते हैं, वाटरमेलन की तरह. तो यहाँ पर कोई ऐसे न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो द ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय मिस्टर रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने देखा. वहाँ पर जो उसका ऑब्जर्वेशन था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया कि जो मास ऑफ एटम है वो कॉन्सेंट्रेटेड है in a very small region, and that is called nucleus. तो अभी तक थॉमसन के मॉडल को जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, that talked about nucleus. So it essentially speaking एक concentrated mass है, एक मास के बारे में उन्होंने बात किया और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियस है और उसके आसपास कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से और ये बाकी का स्पेस जो है वो खाली है. कुछ इस तरह की बात सामने है. नाउ द बिग क्वेश्चन वाज कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे आर रिवॉल्विंग, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर घूम रहा है तो कायदे से इट शुड एक्सेलरेट. अभी न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगी, एक्सेलरेट होता जाएगा और अल्टीमेटली इट विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस. तो स्टेबिलिटी को लेके रदरफोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर लगा और ये क्वेश्चन रेज किया था मिस्टर नेल्स. इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व किया गया तो ये रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो अब फेल हो चुका था. नाउ द नेक्स्ट स्टेबल मॉडल व्हिच एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स वाज नेल्स बोहर्स मॉडल. तो इसको सिंपली बोहर एंड बरी मॉडल बोलते हैं. बोहर वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. तो उन्होंने सिंपली एक चीज इसमें ऐड किया कि न्यूक्लियस ये रफली 1922 में आप कह सकते हैं कि आसपास ये मॉडल आया. तो वहां पर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा है. जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उसको बोहर एंड बरी मॉडल में क्या कहा गया कि दे हैव फिक्स पाथ, जैसे एंड दे वर डेजिग्नेटेड एज K, L और M. तो ये जो प्रॉब्लम था कि ये घूम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ऐसा बोहर के मॉडल में क्या प्रपोज किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट्स. तो वो फिक्स ऑर्बिट्स में जो है वो दिस वाज कॉल्ड ऑर्बिट. तो ऑर्बिट में वो घूमते हैं एंड व्हाइल दे आर इन ए फिक्स ऑर्बिट, जब वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर होते हैं, उनके नाम K, L, M ऐसे K, L, M and so on and so forth दिए गए और इनको K n = 1 या n = 2 इस तरीके से भी नंबर दिया गया 1 2 3. तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रहेगा वो ना एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, वो एक्सेलरेट नहीं होता और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता. तो इस तरीके से एक स्टेबल मॉडल मिल गया और अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व हो गए. सो इस मॉडल के इनफैक्ट आने के भी आफ्टर 10 इयर्स नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज चैडविक. चैडविक साहब ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की. तो अभी तक अगर हम एसेंशियली देखें तो प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी जो कि न्यूक्लियस में थे और इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी जो कि बाहर घूमते थे. तो चैडविक वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स नेम्ड न्यूट्रॉन. तो आइडिया क्या था कि अगर हम एक एटम का मास देखें और उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड अप करें तो जो टोटल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास था दैट वाज लेस देन द टोटल मास ऑफ द एटम. यानी कि कुछ ना कुछ अभी भी कोई ऐसा पार्टिकल था जो मिसिंग था एंड उस पार्टिकल का नाम जो है ये 1932 में चैडविक ने ये जो है न्यूट्रॉन की खोज की. तो न्यूट्रॉन becomes very important fact
कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, और ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अभी तक यानी कि इन सब फैक्ट्स को मिला के हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्या बनती है, वो चीज हम समझते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम इन सब मॉडल्स को कंबाइन करें, अभी आप सेफली एक चीज समझ सकते हो कि सपोज एक सेंटर में न्यूक्लियस होती है, nucleus is there and it contains protons which are positively charged and neutrons which do not have charge। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस सेंटर में, और फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं। फिक्स ऑर्बिट्स आर देयर, एक हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स which have negative charge they revolve in it, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इस तरह का अगर हम इन सभी अभी तक चैडविक की डिस्कवरी तक, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तक सारी चीजों को कंबाइन करें, तो मोटे तौर पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज किया जा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारे का सारा मास है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट डजंट हैव एनी चार्ज, and electrons have negative charge and electrons revolve around the nucleus, वो उसके चारों ओर घूमते हैं। एक चीज जो देखने वाली है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, ये सेम ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, और जो एटम है दैट इज न्यूट्रल, एटम एज अ होल न्यूट्रल है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली न्यूट्रल है। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट ने इनके अरेंजमेंट के बारे में बात की, और इस तरह का 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, इनफैक्ट मिड तक, इस तरह का मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया। अभी यहाँ पर एक दो चीजें और मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम वी विल नाउ स्टार्ट मार्किंग इट बाय अ सिंबल। तो अगर हम एक एटम को एक सिंबल से दिखाएं, एक्स इज द सिंबल, तो उसमें अब हमें एक एटम की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए 2-3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमने इसको कैसे दिखाना शुरू किया, Z एंड A। तो इस तरीके से दिखाते हैं। एक्स इज द सिंबल जो हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, और Z दिस इनफैक्ट इज द एटॉमिक नंबर। तो Z क्या है यहाँ पे हमारा, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये दोनों ही संख्या बराबर होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो दोनों में से किसी की भी संख्या हम कह सकते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। तो हमें एक एटम की जानकारी के लिए पता होना चाहिए उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, उसको हम फिर बॉटम में ऐसे लिखते हैं। देन देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज A इज एटॉमिक मास और मास नंबर। ये मास नंबर है, दिस इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड मेक इट एटॉमिक मास। तो एक एटम को हम डिनोट करेंगे एक सिंबल से और उसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर लिखेंगे, तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताता है, और हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर। मैं जैसे आपको बता देता हूं, कार्बन 6 एंड 12। तो ये क्या बता रहा है, कार्बन इज द सिंबल, कार्बन उसका सिंबल है एलिमेंट का, उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 प्रोटॉन कह लो या इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और प्रोटॉन 6 हैं, सेम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे क्योंकि प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ दिस इज एटॉमिक मास और मास नंबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12, और यहां से क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन 6 हैं तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 इज 6। तो हमें तीनों जानकारी मिल गई, 3 प्रोटॉन हैं, 3 न्यूट्रॉन हैं
सॉरी 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी नीड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और हम उसको बता सकते हैं एक एलिमेंट को कि वो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हमने नोटिफाई करना इसको स्टार्ट किया, और इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं सिंबल के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। आइसोटॉप्स, is it term isotopes? What are isotopes? So isotopes are basically when an element exists in one or more forms. So एक ही एलिमेंट के कुछ एटम ऐसे होते हैं which have different mass numbers. मास नंबर उनके अलग होते हैं। अब वो एक ही एलिमेंट की फॉर्म है तो उनके एटॉमिक नंबर तो सेम ही होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, हाइड्रोजन हैज 1 दिस इज हाइड्रोजन 1 and 2 and this is hydrogen 1 and 3. These are the 3 isotopes of hydrogen. ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, this is deuterium, and this is called tritium. तो ये जो 3 आइसोटॉप्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे एटॉमिक नंबर इज सेम, दैट मीन्स तीनों के तीनों जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन मास नंबर्स आर डिफरेंट। तो पहले से अगर हम देखें, पहले केस में प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, इस केस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। नाउ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन फर्स्ट केस इज 1, हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 3। दैट मींस अब प्रोटॉन तो सब में एक एक ही है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोटॉन, दैट इज 0 एंड 1 एंड 2। तो यहां पर आप देख सकते हो, यानी कि वी कैन डिफाइन आइसोटॉप्स इन 2 डिफरेंट वेज। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं। तो 2 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। वन इज, एक तो आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा सिंपली हम इस डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, atoms of the same element which have different neutrons, so they will be called isotopes. तो यहाँ पर isotopes के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। There is carbon 14, 6 and 12 and carbon suppose we have 6 and 14। तो ये 2 आइसोटॉप हैं कार्बन के। तो कुछ एक स्पेशल यूज भी होते हैं आइसोटॉप्स के, वो आप बुक में रेफर कर सकते हो। जैसे कोबाल्ट का एक आइसोटॉप होता है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड कैंसर के लिए यूज होता है। सोडियम का आइसोटॉप का भी ब्लड के डायग्नोसिस, ब्लड के अंदर अगर, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इस तरीके से मेडिकल उसमें उनके यूजेस हैं। और यहाँ पर एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरीन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्लोरीन exists in 2 isotopes, 35 and chlorine 37। और ये जो क्लोरीन जो नेचर में पाई जाती है जो एलिमेंट, उनका रेशियो होता है 3:1। तो 3:1 का रेशियो होता है। तो सिंपल अगर हम मैथमेटिक्स लगाएं, यानी जो नेचर में जितनी भी क्लोरीन होगी उसमें 3 पार्ट्स ये आइसोटॉप होता है और 1 पार्ट ये आइसोटॉप होता है। तो इसको सिंपली हम अगर देखें तो ये मास नंबर जो 35 वाला है, इसके 3 पार्ट्स हैं, मींस 3/4 into 35 and plus 1/4 into 37। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट 35.5। तो कई बार
आप देखते हैं कि किसी एलिमेंट का जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वो 35.5 यूनिट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप समझ के चलें कि अब एक तरफ तो हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो मास नंबर है। अब वो मास नंबर क्या है, फ्रैक्शन दिस 35.5 ये बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि क्लोरीन के अंदर कोई आधा न्यूट्रॉन या आधा प्रोटॉन हो सकता है। नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी इन फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो ये बताता है कि ये एक रेशियो है और उसका वेटेड एवरेज है। So that is about it. And one more thing is isobars. जैसे I think isotopes आप ने समझ लिया होगा। अब हम isobars और एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने आइसोटॉप देख लिया तो आइसोबार्स भी इजी हैं। आइसोबार्स क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, देयर आर 2 or more atoms of different elements which have the same mass number, जिनका mass number same हो जाता है। So they have same mass number isobars। जैसे मैं आपको एग्जांपल से अगर बताऊं, so we have potassium and we have calcium। तो इन दोनों का 40 जो होता है, 40 is the mass number। पोटेशियम का 18 है यहाँ पे and this is 20। So they have the same mass number। So this is such atoms are called isobars। तो ये भी एक छोटी सी I think there is some problem here। It is not calcium, it is argon। तो argon 18 है argon, 20 is calcium। तो दोनों का ही जो मास नंबर है that is 40। So इस तरह के एलिमेंट्स और इस तरह के atoms will be called the isobars। So this is the concept। Now we will do the most important part of this chapter। इस चैप्टर का अगर ये वाला पार्ट हम समझ लेते हैं तो ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे काफी बेसिक चीज है। और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, बेसिकली वैलेंसी की बात करेंगे। इस टर्म को बड़े अच्छे से समझें, वैलेंसी क्या है। इफ यू अंडरस्टैंड वैलेंसी देन एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटीज। तो यहाँ पर एक वैलेंसी की कॉन्सेप्ट समझेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की। वी टॉक्ड अबाउट प्रोटॉन्स, वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रॉन्स एंड वी टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अगर आप स्ट्रक्चर से जाएं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दे आर इन द न्यूक्लियस। तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें ये बताता है कि बहुत सारा मास यहाँ पर सेंटर में आपका कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूमते हैं, उनके शेल्स हैं। तो अगर कोई 2 एटम आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, सपोज कोई भी हो सकते हैं, इफ दे वांट टू इंटरैक्ट, दिस इज more than 95% of the space। ये जो स्पेस है ये more than 95% of the space is empty। यानी जब कोई 2 एटम आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो बहुत सारा स्पेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही एरिया है। यानी when they come closer it is the electrons that react। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं। वो एक अलग ब्रांच है जहां पर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी के लिए एज ऑफ नाउ हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे। सो दैट वाज द एंटायर आइडिया। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें 2 चीज चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एटॉमिक नंबर, तो हम एटॉमिक नंबर्स की बात करेंगे। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। प्लस उसके बाद विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देयर आर सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट में किस तरीके से वो अरेंज्ड हैं, उनके रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स आर देयर। वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिनके आधार पे हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द वैलेंसी। सो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं। एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समथिंग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक तो जो बोहर मॉडल था उसमें ये सारी चीजें बताई गई।
कि n से डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 ये k शेल है, n इज इक्वल टू 2 ये l है, एंड n इज इक्वल टू 3 ये m शेल है। तो 1 2 3 ऐसे जो हमें कंसीडर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम इसको n लें, अगर हम इसको n इज इक्वल टू 1 लें, सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any orbit will be 2m square। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोटिस करें। 2n square means if n is equal to 1, that means यहां पर means k शेल में, k वाला जो शेल है उसके अंदर n is equal to 1, 2 into 1 square is 1, 2 into 1 is equal to 2 means फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2, तो यहां पर l में 2 into 2 स्क्वायर मीन्स 2 to the 4 and 8, यानी पहले में 2 तो दूसरे ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं। n इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 2 into 3 स्क्वायर मीन्स 18। तो आपके यहाँ पे फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम, 8 2 8 18, KLM में 2 8 18 और नेक्स्ट में इट विल कम 32, और बाकी आप कोई भी शेल में निकाल सकते हो। सो पहली चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट विल बी 2n स्क्वायर। एक तो चीज ये सामने आती है। इसके साथ ही दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अटैच्ड विद ए क्लॉज, एक छोटा सा क्लॉज और है, यानी कि एक शेल में मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सबसे बाहर वाला, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर देयर कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। मैं एग्जांपल करके आपको एक करके समझाता हूं, तो you can conceptualize। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, we take example atomic number, if you take atomic number here as 1, तो atomic number ये 1 किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन is the element which has atomic number 1। तो इस atomic number 1 atomic number corresponds to हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर हम देखें k शेल, k में ही 1 आ जाएगा, फर्स्ट में ही 1 आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड आप समझ सकते हो। तो इस तरह का ये इसके अंदर होगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर एज 2, दैट इज हीलियम। तो हीलियम में क्या होता है? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 2 इलेक्ट्रॉन होने से बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन फर्स्ट शेल। 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पहले वाले में 2 आ सकते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस होगा, एक ऑर्बिट होगा k वाला, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सिंपल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 3, दिस रेफर्स टू लिथियम। आपको 20 तक पता होना चाहिए। लिथियम Li इज द सिंबल लिथियम। दिस हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 आएंगे एंड शेल जो L है उसमें 1। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा कैसे समझ सकते हैं कि अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा भर गया है, उसके बाद ही यानी k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और L में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी फर्स्ट पहले पूरा फिल हुआ जिसकी कैपेसिटी 2 थी, फिर सेकंड सेल में आया, सो एंड सो फोर्थ। आप 4 का एग्जांपल ले सकते हो। 4 में क्या हो जाएगा?
वो इज बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल है 2 and 2, दो हो गए इसमें बाहर वाले में, तो इसी में मैं आपको समझाता हूँ। दिस विल बी लाइक दिस। देन कम्स द 5 which is boron, and boron is 2 and 3, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर थर्ड वाला आ गया। देन कम्स 6 which is carbon 2 and 4, and now comes 7 which is nitrogen, and it has 2 and 5। तो यहाँ पर जो हम सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज वैलेंसी, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एवरी एटम हैज अ स्पेशल टेंडेंसी, उनकी एक टेंडेंसी होती है, उनकी एक कोशिश होती है, दे वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, ऑर्बिट को हम शेल भी कह रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है इसके बाहर वाले जो शेल है, जो ऑर्बिट है, या तो वो पूरा भरा हो, ईदर इट इज फुली फिल्ड और it has 8 electrons, इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। तो this rule becomes very important, और ये रूल एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है कि हर एलिमेंट ये कोशिश करता है कि उसका बाहर वाला शेल, बाहर वाला ऑर्बिट या तो पूरा भरा हो या उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। भरेगा मतलब जैसे फर्स्ट में 2 आ सकते हैं तो 8 तो कोई नहीं सकते, या फिर उसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना, स्टेबिलिटी गेन करना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने से एक और चीज सामने आती है, नाउ दे कंबाइन। अब वो एटम्स क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे लिथियम के लिए क्या होगा, लिथियम